हेलो बच्चों, मैं हूं मिसेस नीतू और आज के इस वीडियो में हम धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम को जानेंगे। बच्चों, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाए तो वह चालक तार अपने आप ही गर्म हो जाती है और इसे ही हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम इसी ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के नियम को जानेंगे। जूल ने भी अपने विभिन्न प्रयोगों के बाद, जिसमें उन्होंने अलग अलग धातु की तारें ली थी और अलग अलग मान के धारा को अलग अलग समय के लिए प्रवाहित किया और उसके आधार पर उसने 3 नियम बनाए जिसे हम जूल के नियम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हम जूल के तीनों नियम पढ़ेंगे। जूल का जो पहला नियम है वो धारा से संबंधित है। यदि हम किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करें तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, मतलब उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जिसे हम H से दर्शाते हैं, ये समानुपाती होती है धारा के वर्ग के। बच्चों, ये जूल का पहला नियम है। किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करने से उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए इसे देखते हैं। बच्चों, अगला जो नियम है वो चालक तार के प्रतिरोध से संबंधित है। यदि बच्चों हम समान लंबाई और मोटाई की अलग अलग धातु की तारें लें जिसका प्रतिरोध अलग अलग होगा और यदि हम उसमें समान मात्रा की धारा समान समय के लिए प्रवाहित करें तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है प्रतिरोध पर। मतलब किसी चालक तार पर धारा को प्रवाहित करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अधिक प्रतिरोध होने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा भी अधिक होती है और प्रतिरोध कम होने पर ऊष्मा भी कम होती है। ये जूल का दूसरा नियम है। बच्चों, हम जूल का तीसरा नियम देखते हैं। यदि हम समान प्रतिरोध की तार लें जिसमें हम समान मात्रा की धारा प्रवाहित कर रहे हैं पर अलग अलग समय के लिए प्रवाहित करने पर हम यह पाते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा समय के समानुपाती होती है। मतलब यदि धारा अधिक समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो ऊष्मा भी अधिक उत्पन्न होती है और धारा कम समय के लिए प्रवाहित की जाए तो ऊष्मा की मात्रा भी कम होती है। तो बच्चों, जूल का तीसरा नियम है H समानुपाती है समय के। हमने यहाँ पे प्रतिरोध को और धारा की मात्रा को समान रखा था और अलग अलग समय के लिए हम धारा को प्रवाहित करके देखे तो हमने क्या पाया कि उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, समानुपाती होती है समय। यदि मैं तीनों नियमों को एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा H समानुपाती होता है I²R_T के। और यदि बच्चों हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमको एक समानुपातिक नियतांक लगाना पड़ता है। तो बच्चों, ये समानुपातिक नियतांक होगा H बराबर K I²R_T, जहाँ K क्या है बच्चों? K समानुपातिक नियतांक है। बच्चों, जहाँ पर K समानुपातिक नियतांक है और ये निर्भर करता है मात्रक की पद्धति पर। यदि हम ऊष्मा का मापन SI मात्रक में करें, बच्चों बताओ ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है
तो ऊष्मा का SI मात्रक भी जूल होगा। तो यदि हम ऊष्मा का मापन जूल में करते हैं तो इस K का मान 1 के बराबर होता है और तब ये सूत्र बन जाता है H बराबर I² RT जूल। पर बच्चों, ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक जो है वो कैलोरी होती है। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक हम कैलोरी लेते हैं। तो यदि हम ऊष्मा का मापन कैलोरी में कर रहे हैं तब इस K का मान होता है 1/4.18 और उस स्थिति में ये फॉर्मूला बन जाता है H बराबर 1/4.18 I² RT कैलोरी। इस प्रकार बच्चों, ऊष्मा के मापन की पद्धति के आधार पर हम इस K के मान को निर्धारित करते हैं। जब हम जूल में मापन करते हैं तो K बराबर 1 लेते हैं और जब हम कैलोरी में मापन करते हैं तो K बराबर 1/4.18 लेते हैं। तो ये जूल का नियम है।